उत्तम, आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ये कैसे होगी, हाँ आपके ही सिस्टम पे होगी अब रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, डन 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 डन। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी हम लिनक्स को होल्ड ऑन करते हैं, ऑल्दो लिनक्स और ये अब दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्लाउड के इंट्रोडक्शन से और क्लाउड पे फटाफट आने वाले हैं कि कैसे करके मशीन्स वगैरह ये सब क्रिएट करते हैं। तो जो हम क्लाउड लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं AWS, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज। हमारे पास और भी क्लाउड है मार्केट में, बट हम Amazon के साथ ही स्टिक रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास जैसे और क्लाउड करने का भी मौका मिलता है, और ये कल मिलेगा भी आपको, मैं बताता हूँ कंपनीज आजकल क्या करती है कि मल्टीपल क्लाउड्स पे चल रही है, एक क्लाउड वेंडर के साथ फिक्स नहीं रहती। एक तो मिनट जैसे होल्ड करोगे प्लीज? मेरा ना माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। लेट मी ओके, चेक। ओके। चलो ग्रेट। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेम पॉइंट से। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास मार्केट के अंदर यही नहीं है क्लाउड, हमारे पास और भी है, जैसे GCP और अजूर। ये दोनों और एक क्लाउड हैं जो कि मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन मोस्टली जितनी भी आप कंपनीज देखो AWS पे ही चल रही हैं, AWS मैनेजमेंट कंसोल। ओके, अब ये जो AWS है ना, यहाँ पर हमें सारी सर्विसेज मिलती है। हमारे पास 150 प्लस सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विसेज इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं अलग अलग उसमें हेडिंग्स में, जैसे एनालिटिक की है, कुछ कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट की है, कुछ ब्लॉकचेन की है, कुछ कंप्यूट की है, कुछ कंटेनर की है, कुछ डेटाबेस की है, डेवलपर की है, एंड यूजर की है, कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने सारी की सारी सर्विसेज को डिवाइड कर रखा है। ओके, एक और चीज, यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हम लोगों को मिलती है, हम लोग सारी नहीं यूज करेंगे। मतलब हम लोग सिर्फ इंफ्रा रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग सर्विसेज को फोकस करेंगे। इंफ्रा का मतलब यही होता है, सिंपल सा, आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, जो सारा आपके साथ एक्सेस वगैरह, जो जिन एप्लीकेशंस पे आपने काम करना है, जो एक सारी चीजें जो आपको एक प्रोजेक्ट में मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रा। वो इंफ्रा में ही आ जाती है। उस प्रोजेक्ट पे एक्सेस मिलना, उस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस पे काम करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी ऑटो स्केलिंग स्केलिंग वगैरह करना, या फिर उसका बैकअप वगैरह करना, ये सारा उसमें आ जाता है। ओके, अब लेकिन क्लाउड पे, हम किसी भी क्लाउड वेंडर पे आने से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लाउड है क्या, कि क्लाउड मार्केट में आया क्या। अब क्लाउड मार्केट में जब आया तो वो अपने साथ कुछ चीजें भी लेकर आया। जैसे क्लाउड के साथ अगर मैं बोलूँ, IaaS, जैसे इंफ्रा एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS एज ए सर्विस, और अब तो एक और आ गया है एनीथिंग एज ए सर्विस, XaaS। अब ये क्या चीज है, इनके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लाउड के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्लाउड पे क्यों गए, क्लाउड हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। अब अभी जो हम लोग क्लाउड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैं स्पेसिफिक AWS की बात नहीं करूंगा, इसके अंदर मैं सारे क्लाउड्स की बात करूंगा, ठीक है, जितने भी होते हैं। अब चलो, तो हम लोग किसी भी एक स्लाइड से शुरू कर सकते हैं। एक मिनट रुको, और ये वाला कौन सा है, ठीक है। चलो, ये तो सर्टिफिकेट जर्नी है, इसमें हम लोग बाद में आते हैं। ओके, आई थिंक, एक मिनट दे दो बस मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ओके, ओके। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब हम लोग क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो क्लाउड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमें दिख रहा है, जैसे कॉस्ट सेविंग, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, डिजास्टर रिकवरी, जस्ट इन टाइम इंफ्रा, ये सब क्या है, इनको मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बट इसके साथ अगर आप देखो, कुछ क्लाउड के हमारे पास IaaS पास, ये सब कुछ है। तो अगर मैं बात करूं तो इनको हम बोलते हैं सर्विस मॉड्यूल। तो अगर कोई भी बात करेगा क्लाउड के यहाँ सर्विस मॉड्यूल कौन कौन से हमारे पास, तो वो होता है इंफ्रा एज ए सर्विस, जिसके अंदर हम लोग इंफ्रा दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करेगा, और एनीथिंग एज ए सर्विस, जो कि आजकल आज की डेट में हर एक बड़ी कंपनी यूज कर रही है। मतलब उनको जब भी किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, दे डोंट स्टिक टू अ सिंगल पॉइंट, कि वो इंफ्रा एज ए सर्विस देंगे, या वो प्लेटफॉर्म देंगे, या वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देंगे, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो मतलब जो भी एक क्लाइंट आता है किसी भी रिक्वायरमेंट के साथ, वो कुछ भी दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं XaaS।
ओके आप लोगों ने और एक सुना होगा कि स्टैक डेवलपर्स की बहुत ज्यादा होती है। स्टैक डेवलपर्स क्या होते हैं, आज आप उनको भी समझ जाओगे कि स्टैक डेवलपर्स का क्या क्या काम होता है, डेवऑप्स का क्या काम होता है, डेवलपर्स कौन होते हैं, इन सारी चीजों को भी आज अच्छे से समझ जाओगे। चलो अब हम लोग सर्विस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले पहले हम लोग क्लाउड पे समझ लेते हैं कि हम लोग क्लाउड पे क्यों गए। अब क्लाउड पे सबसे पहली चीज आती है, वो बोला जाता है कॉस्ट सेविंग। क्या वो रियली कॉस्ट सेविंग है? मतलब अगर हम देखें तो कॉस्ट सेविंग वो एक पॉइंट तक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मेरे पास एक मोबाइल है जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी कॉस्टिंग है 1 लाख रुपीज। ओके, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं उसको रेंट पे ले सकता हूँ। रेंट पे जैसे अगर मान लो मुझे किसी ने एक महीने के लिए बोला कि आप एक महीने के लिए उसको रेंट पे ले लो और आप 5,000 रुपीज पे कर दो। कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपीज, बट मुझे वो रेंट पे मिल गया एक महीने के लिए, और मुझे साथ में ये भी बोला गया कि इस मोबाइल में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी होता है तो मुझे रिप्लेसमेंट में नया मोबाइल मिल जाएगा। तो एक ऐसी सर्विस मुझे मिल गई, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। बट अगर उसी सेम मोबाइल को जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज थी, अगर मैं उसको 2 साल के लिए यूज कर गया, तो मेरी कॉस्टिंग जो एक्चुअल जो 1 लाख रुपीज पड़ने वाली थी वो कहीं 2 लाख रुपए पड़ जाएगी। तो कॉस्ट सेविंग क्लाउड पे है, बट लॉन्ग रन में क्लाउड सेविंग नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना। हर एक चीज एक प्राइस के साथ आती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि हमें एक हार्डवेयर खरीदना है, एक हार्डवेयर की कॉस्टिंग 5,000 रुपीज है, और अब वो हार्डवेयर मुझे एक लिमिटेड पीरियड के लिए चाहिए, तो मैं उसको किराए पे लूंगा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जिस हार्डवेयर को मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, उसको मैं किराए पे ले रहा हूँ, और मैं अपने काम से जितना मेरा काम है मैं उस काम को कर रहा हूँ, और जैसे मेरा काम खत्म मैंने उसका वापस कर दिया कि जितने दिन मैंने उसको यूज किया, जितने टाइम के लिए मैंने उसको यूज किया, मैंने उसका पैसा पे किया। बट अगर मुझे वही हार्डवेयर लॉन्ग रन के लिए चाहिए, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक नुकसान वाला सौदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग होगी मैं कहीं उससे ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो अगर कोई बोलता है क्लाउड पे कैसे करके कमाया जाता है, तो क्लाउड पे इसी तरीके से कमाया जाता है, सर्विसेज वगैरह देके। सर्विसेज जब लॉन्ग रन में दी जाती हैं तो उनका पैसा जो होता है एक्चुअल कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लाउड की बात करते हैं तो वो कॉस्ट सेविंग है। क्यों कॉस्ट सेविंग है? क्योंकि जो पहले सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे कि मान लो मुझे बिग डेटा के ऊपर कुछ एनालिटिक्स वगैरह कुछ चलाने हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बिग डेटा का एक पूरे का पूरा सेटअप करने में ही मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी। और मान लो ये सेटअप मुझे सिर्फ एक महीने के लिए चाहिए, एक महीने के बाद मेरा इसका कोई यूज ही नहीं है। तो इन केसेस के अंदर क्लाउड मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट आज की डेट में अगर आप देख रहे हो तो हर एक कंपनी क्लाउड पे मूव हो रही है, तो ठीक है, क्लाउड पे मूव हो रही है, उसका रीजन और भी चीजें हैं, यही नहीं है, कॉस्ट ही नहीं है, और भी दूसरे भी रीजन है। बट लॉन्ग रन के अंदर क्लाउड एक सेविंग वाला ऑप्शन नहीं है, क्लाउड एक्चुअली में एक कॉस्टलियर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे ज्यादा हम लोग पे करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे होती है? देखो, हर एक क्लाउड वेंडर है वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लेकर आता है। अब देखो, आप अपना डेटा रख रहे हो क्लाउड पे, तो आपको किसी ना किसी तरीके से सिक्योरिटी चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में बात करते थे कि हमारे पास क्या होता था ना, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते थे, उसमें हम लोग देखते थे कि आईएसआई मार्क है या नहीं है। अगर आईएसआई मार्क है तो हम लोगों को एक संतुष्टि हो जाती है, ओके इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो रखी है, ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हमें क्लाउड में ही मिलती है। इसके कुछ आईएसओ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे 9001, 9000, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिसको आप कर सकते हो। मेनली हम लोग इन सर्टिफिकेट्स को नहीं करते, जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट में बंदे होते हैं वो लोग इन सर्टिफिकेट की तरफ ज्यादा जाते हैं। वहां पर इन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा है कि कैसे करके इनकी सिक्योरिटी वगैरह इन्होंने दे रखी है, कि अगर आप अपना डेटा जो है अगर आप क्लाउड पे रखते हो तो वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना, हम लोग अपना डेटा जो है, जैसे मैं अगर एयरटेल का नंबर यूज कर रहा हूँ तो मैं एयरटेल के साथ अपना नंबर, एज वगैरह सब कुछ मैं उनको शेयर करूंगा। बट वो हमें एक श्योरिटी देते हैं कि ये जो आपका डेटा है ये प्राइवेट ही रहेगा, ये किसी और के साथ शेयर नहीं होगा, हम इसको सिर्फ इंटरनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो उससे हमें सिक्योरिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि मैं अपना मतलब जो भी मुझे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबल है, मुझे अगर इस समय 2 GB चाहिए रैम तो मुझे मिल जाएगी, मुझे 4 GB चाहिए मुझे मिल जाएगी, मुझे 10 GB चाहिए मुझे मिल जाएगी, तो फ्लेक्सिबल है। क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर दो चीजें होती हैं क्वालिटी कंट्रोल में। इसको इस चीज से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं हर चीज को क्रिएट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज को क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे ना वो सारे डिफाइन होंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल की जा रही है इसके अंदर पूरी की पूरी, की आप जो भी सर्विस यूज कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड ही काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक EC2 मशीन बनाई, उसमें बोला गया था कि उसका बिल जो है वो इतना आने वाला है, और एट द एंड ऑफ द डे उसका बिल जो है ज्यादा आ गया। ऐसा नहीं होगा, क्वालिटी पूरी कंट्रोल की जाएगी। डिजास्टर रिकवरी इस पे हम बाद में आते हैं, अभी ये थोड़ा सा रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर है, तो मैं बाद में आता हूँ। नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम इंफ्रा। ओके, ये पॉइंट सबसे ज्यादा वैलिड है, जस्ट इन टाइम इंफ्रा। अभी क्या है कि अगर मैं एक सर्वर की बात करूं तो हम लोग जब भी एक सर्वर क्रिएट करते थे तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करना होता था, विच वुड टेक अराउंड
हाफ एन आवर और 1 आवर। बट अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल है, हम लोगों के पास एक कस्टमाइज EMIs हम लोगों को मिलती है जिसको हम बोलते हैं अमेजोन मशीन इमेज, या फिर अगर मैं गूगल क्लाउड की बात करूं तो उसके अंदर भी GCP इमेजेस वगैरह होती हैं। तो ये इमेज हमें ऑलरेडी क्रिएटेड मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है ना इंफ्रा क्रिएट करने के लिए वो बच जाता है। अब कैसे बच जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट सपोज कि आपने कनेक्टिविटी करनी है, कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ पर करनी है, आपका एक ऑन प्रेमिसेस है जो कि एक फिजिकल है, जैसे आप अपने घर में बैठे हो और मेरे घर तक आपको एक फिजिकल कनेक्टिविटी करनी है। अब इस फिजिकल कनेक्टिविटी को आप कैसे करोगे, आपको एक पॉइंट चाहिए अपने घर के अंदर जो कनेक्ट होगा, मेरे घर के अंदर एक पॉइंट चाहिए जो एक वायर कनेक्ट होगा, बट एक वायर भी हम लोगों को एस्टेब्लिश करनी होगी, राइट। हमें एक वायर भी डालनी होगी जो आपके घर से मेरे घर तक कनेक्ट होगी। यहाँ पर AWS ने क्या कर रखा है, ये सारा जो नेटवर्किंग वाला कॉन्सेप्ट है उन्होंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो क्या करना होता है कि जैसे अब आप लोग देखते हो ना, अगर आप लोग इंटरनेट वगैरह लगा रहे हो तो वो लोग क्या करते हैं, क्या वो तार पूरी खींचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या देखते हैं कि आपके नियर बाई एक खंबा होगा जहां पर उन्होंने अपना पूरे का पूरा वो सेटअप कर रखा होगा, बस वो उस डिवाइस से जाकर उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यही है जस्ट इन टाइम इंफ्रा का मतलब, यही है कि इंफ्रा ऑलरेडी सेटअप है, तो जिसको भी इंफ्रा की जरूरत होती है उसको बहुत जल्दी मिल जाता है। ओवरकम ऑफ अंडर प्रोविजन एंड ओवर प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो जो मैंने उस दिन समझाया था आप लोगों को, हॉटस्टार का मैंने एक एग्जांपल बताया था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो कैसे करके, ये वही है बिल्कुल चीज। स्केल अप एंड स्केल डाउन, हम लोग अपने रिसोर्सेज को स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं। और पे फॉर द रिसोर्सेज, जितनी देर के लिए मैं यूज करूंगा मैं उतनी देर के लिए पे करूंगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्विस मॉड्यूल पे, जिसकी मैंने बात करी थी, इंफ्रा एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हो सकता है कि इसकी नॉलेज आप लोगों को पहले से ही हो, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंफ्रा एज ए, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब ये है, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, सिर्फ आप इसके एग्जांपल्स देखो तो गूगल ऐप, ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स, सिस्को वेब, गो टू मीटिंग, कॉन्कर, और जो अभी हम जूम भी यूज कर रहे हैं ये भी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे दिया है जिसको आप लोग मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है। अब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर पे आप सिर्फ लॉग इन कर रहे हो और अपना काम कर रहे हो, ठीक है। You will not have to install software or worry about the operating system or the software patches, ठीक है। सिंपल सा है, इस सॉफ्टवेयर में कुछ भी अपडेट आएगा, अगर गो टू मीटिंग में कोई भी अपडेट आता है मैं उसको नहीं देखूंगा, कौन देखेगा? हाँ, मैं अपडेट कर दूंगा। मुझे अगर बोला जाएगा कि इसको अपडेट करना है, जैसे हमारी एप्लीकेशंस वगैरह होती है वो हमें बोलती है अपडेट करने को, हम लोग उसको अपडेट कर देते हैं, बट हम उसको मैनेज नहीं करते। मैनेज इन द सेंस कि उसके कुछ भी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो वो पार्टी जो जहां से वो सॉफ्टवेयर आ रहा है वही उसको मैनेज करेगी। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ओके, मुझे एक चीज दोनों बताओ, सिट्रिक्स को हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हम्म। सिट्रिक्स को आई थिंक दिस शुड बी पैस। वो पैस होता है, राइट। ठीक है, तो सिट्रिक्स को हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नहीं बोलते। फिर से मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोगों को सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको हम इंस्टॉल नहीं कर रहे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 हो सकता है, मेरा लिनक्स हो सकता है, मेरा उबंटू, मेरा कोई भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। मुझे सिर्फ उस सॉफ्टवेयर पे लॉग इन करना और अपना काम करना है, जैसे कि फेसबुक वगैरह हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, जो कि सिमिलर होता है शायद से, बट ये क्या करता है, ये मुझे हेल्प करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जैसे कि सिट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सिट्रिक्स में क्या है कि उसके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डाल के अपने क्लाइंट को दे सकता हूं, तो वो जब भी लॉगिन करेगा वो सिट्रिक्स एनवायरनमेंट पे उसको वो सारी एप्लीकेशंस वगैरह वहां पर मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, अगर मैं पास को एक लेमन टर्म में बोलूं, ये सिर्फ एक हेल्प करता है एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को देने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पास उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पास प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द सॉफ्टवेयर क्रिएशन, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल हैं AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, विंडो अजूरे, हेरोकू, फोर्स.com, गूगल ऐप इंजन, अपाचे, स्टारटॉस एंड ओपनशिफ्ट। ओपनशिफ्ट का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। इलास्टिक बीनस्टॉक जो होता है ये भी एक अमेजोन का प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या है कि मैं पूरे का पूरा अपना इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर मैं यहाँ पर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैम्प। अब ये लैम्प क्या होता है, लैम्प स्टैक में हटाता हूँ। लैम्प क्या होता है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है लिनक्स, अपाचे, माई सिक्वल, ओके सॉरी, लैम्प कैसे लिखेंगे इसको, लैम्प स्टैक ही आएगा आई थिंक।
आप लोगों ने सुना होगा ना स्टैक डेवलपर्स वगैरह, तो उनका काम यही होता है। वो लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम करते हैं वो लोग। तो अगर मैं यहाँ पर लैम्प की फुल फॉर्म देखूं तो लिनक्स, अपाचे, माइस्क्ल, पीएचपी और पाइथन, पर्ल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें यूज करके अगर मैं एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूं, तो ये लैम्प क्या है, ये लैम्प जहां मैं क्रिएट कर रहा हूं वो पास होगा। तो लैम्प मैं कहां पर क्रिएट कर रहा हूं, अमेजोन के अंदर इलास्टिक बीनस्टॉक पे, जैसे कि सिट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे उसके एग्जांपल्स होते हैं। और इंफ्रा एज अ सर्विस की अगर मैं बात करूं, जिसके पूरे का पूरा इंफ्रा आप लोग मैनेज कर रहे हो, पूरे का पूरा इंफ्रा, फिर से मैं लेमन टर्म में बोल रहा हूं, जिसके अंदर आप बैकअप भी कर रहे हो, स्नैपशॉट भी कर रहे हो, डिजास्टर रिकवरी भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हो, डेटा एनालिटिक भी कर रहे हो, वेब होस्टिंग भी कर रहे हो, यूजर क्रिएट भी कर रहे हो, और मॉनिटरिंग भी कर रहे हो। ये सारी की सारी चीजें जिसमें आप कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इंफ्रा एज अ सर्विस। तो हम किसी भी क्लाउड वेंडर को जब सीखने के लिए जाते हैं तो हम उसको इंफ्रा एज अ सर्विस के लिए ही सीखने के लिए जाते हैं। अगर आप लोग स्टैक डेवलपर के लिए जा रहे हो, स्टैक डेवलपर अगर आप लोग बनना चाहते हो, तो आप एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को पढ़ोगे। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अगर आपके पास किसी लैंग्वेज की नॉलेज है, जैसे कि पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ग्रूवी हो गया, ग्रेडल हो गया, किसी भी लैंग्वेज की अगर आपके पास नॉलेज है और उसके ऊपर अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उस सॉफ्टवेयर को अगर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे रहे हो यूज करने के लिए और उस सॉफ्टवेयर को पूरा मैनेज कर रहे हो, तो आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आते हो। तो हम लोग कहाँ आते हैं, इंफ्रा एज ए सर्विस। तो अगर कोई आज की डेट में पूछता है कि आप लोग एडब्ल्यूएस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, किस सर्विस मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो आप सिंपल सा बोलोगे इंफ्रा एज ए सर्विस के मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल्स देखो तो यहाँ पर डिजिटल ओशन, लिनोन, रैकस्पेस, अमेजॉन वेब सर्विसेज, सिस्को, मेटापोड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड इंजन, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर इंफ्रा एज अ सर्विस, पैस और सैस में कंपैरिजन। इंफ्रा एज अ सर्विस के अंदर हर एक चीज आप लोग मैनेज कर रहे हो। जैसे ये ऑन प्रीमिसेस है, यहाँ पर सबसे पहले वाला अगर आप देखो तो दिस इज ऑन प्रीमिसेस। एक सेकंड में पेन भी ले लेता हूँ। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऑन प्रीमिसेस है। ऑन प्रीमिसेस में क्या होता था कि हर एक चीज के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, हर एक चीज को हम लोग मैनेज करते थे। अब यहाँ पर जब हम AWS पे इंफ्रा एज अ सर्विस में आ गए तो हमारे पास शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल है। मतलब इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन अगर मैं चाहूँ तो अमेजोन को मैनेज करने को बोल सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद इसको मैनेज कर सकता हूँ। अगेन दिस अप्लाइज टू द सर्वर्स एज वेल। अगर मैं सर्वर को मैनेज खुद करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मैं अमेजोन पे ट्रस्ट करूँ तो वो मेरे सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। स्टोरेज, नेटवर्किंग, एवरीथिंग सेम कॉन्सेप्ट ही होगा, मतलब एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलेगा यहाँ पर। लेकिन मैं किस चीज के लिए इंफ्रा एज अ सर्विस के, मैं किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी एप्लीकेशन, अपना डेटा, अपना रन टाइम, अपना मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वहीं अगर मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आ जाऊं जिसके मैं सिर्फ एप्लीकेशन और अपने डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए मैं किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सारी की सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, वही मैनेज करेगा। तो ये कुछ क्लाउड वेंडर्स हैं। ओके, हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। कोई यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह कुछ? No question. ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोगों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग आई क्यों, इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मुझे क्या करना होगा। एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मुझे काफी सारे सर्वर्स खरीदने होंगे। मुझे उसमें माइंड में रखना होगा कि उसका पीक ट्रैफिक कौन सा होगा, और अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो मुझे और सर्वर खरीदने होंगे। मॉनिटर एंड मेंटेनेंस के ऊपर मुझे काफी खर्चा करना होगा। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे खर्चे होंगे, जैसे कि इंफ्रा सेटअप करना, एक ऑफिस खरीदना, उसके अंदर चेयर्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह ये सब करना, और सबसे बड़ा बैकअप वगैरह कैसे करना। तो ये सारी चीजें जो थी ना, ये पहले कंपनीज को सोचनी पड़ती थी किसी भी एक छोटे से भी कंपनी को ऑनलाइन लेकर आने के लिए। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर कंपनीज जो थी वो ऑनलाइन नहीं थी। बट आज की डेट में ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि अब क्या है कि सेटअप करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। Amazon, और मैं अगर किसी भी क्लाउड वेंडर की बात करूं तो ट्रबल शूटिंग इन्होंने मोर और लेस खत्म कर दी है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स होते हैं सर्विस को क्रिएट करने के लिए। अगर उसमें कोई ट्रबल शूटिंग वगैरह करना होता है, हम इतना ज्यादा ट्रबल शूटिंग नहीं करते। हम लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम ट्रबल शूटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्दो हम पूरे का पूरा ट्रबल शूटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। कई जगहों पे हम लोग स्किप करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी जगह हम लोग एक नई सर्विस को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि मेरा एक सर्वर बूट नहीं हो रहा। अब
rather than spending time in troubleshooting, मैं क्या करूंगा कि मैं एक नया सर्वर क्रिएट कर दूंगा। अब नए सर्वर क्रिएट करने के लिए मेरे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे मेरे पास AMI पहले से क्रिएटेड होनी चाहिए, उस AMI से मैं नया सर्वर क्रिएट करूंगा। तो अगर मेरे पास AMI वगैरह ये सब चीजें मेरे पास है, मेरे पास कुछ कोड लिखे हुए हैं, तो मैं बहुत इजीली इस इंफ्रा को दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। बट पहले क्या होता था कि ये जो इंफ्रा होता था ना, ये हमारे पास लिखा नहीं होता था, तो हम लोगों को ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता था। तो जब भी हम ट्रबल शूटिंग में टाइम स्पेंड करते थे तो क्या होता था कि डाउन टाइम ज्यादा होते थे। आज की डेट में डाउन टाइम कम हो गए हैं। लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी देता हूं कि अगर मैं रेड वाली चीज पे ही आता हूं, जैसे हम लोगों ने बहुत ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेड का। रेड में क्या होता था, 3 डिस्क होती थी, राइट। अगर इसमें एक डिस्क अगर खराब भी हो जाएगी तो ये और भी मुझे हेल्प कर देंगी, बट इस वाली डिस्क को मुझे जो है रिप्लेस करना होगा, राइट। अब जब इसको रिप्लेस करना है तो मेरा एक बिजनेस जो है वो रिस्क पे आ गया। क्यों? अगर ये 3 में से एक डिस्क तो मेरी चली गई, इसको रिप्लेस करने के लिए लेट्स सपोज 2 वीक्स मुझे लग रहे हैं, दैट्स ओके। बट अगर उसके बीच में अगर ये भी डिस्क चली गई तो एक डिस्क के साथ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक वरी पॉइंट था हर एक बिजनेस के लिए। बट अब क्लाउड के अंदर आते ही क्या हो गया है कि क्लाउड ने ये सारे ऑप्शंस को खत्म कर दिया। क्लाउड कहता है कि सिंपल सा आप काम करो, आपने 2 लिए हैं, ठीक है, आप मुझे इंफ्रा आपका मैनेज करने दो। अगर ये खराब होता भी है तो कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक नए वाले से। तो आपका क्या है, इंफ्रा जो पहले जिसके लिए आप लोग सोचते थे कि हाँ भी मान लो अगर 2 वीक में मेरा हार्डवेयर रिप्लेस नहीं हुआ और इनमें से कोई भी अगर एक डाउन हो गया, जो कि पहले केसेस होते थे बहुत ज्यादा, तो एक रीजन टू वरी हो जाएगा जिसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, डाउन टाइम जाएगा ही जाएगा। बट आज की डेट में डाउन टाइम जाना बहुत ही रेयर हो गया है कि डाउन टाइम नहीं जाता, क्योंकि ये चीजें जो है ऑन द फ्लाई ही रिप्लेस हो जाती हैं। ओके, क्लियर करते हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल। डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। इसके बारे में भी हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बताता हूँ। पब्लिकली विच इज पब्लिकली अवेलेबल क्लाउड। प्राइवेट हो गया जैसे कि मैं एक कंपनी में हूं और मेरे कंपनी के अंदर एक इंट्रानेट साइट है, दैट इज अ प्राइवेट, राइट। हम लोगों ने बहुत बारी देखा होगा कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के अंदर उनका कोई HRMS पोर्टल है, उसको मैं सिर्फ कंपनी के ही जब मैं नेटवर्क में हूं तभी मैं उसको लॉगिन कर सकता हूं। अगर मैं बाहर से उसको लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो वो लॉगिन नहीं होगा। दैट इज ए प्राइवेट, कि वो एक प्राइवेट इंफ्रा में ही काम करिए। हाइब्रिड क्या हो गया? इसका कॉम्बिनेशन, जिसके हम पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एक साथ काम करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाता हूँ। हाइब्रिड क्लाउड, AWS और डेटाबेस। तो इनमें से कोई एक सिंपल सी मैं इमेज अभी उठा लेता हूँ, 1 मिनट तो। ओके, आई थिंक ये सिंपल तो नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको मैं देखो अगर समझ में आती है तो बहुत ही बढ़िया। ओके, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर लेकिन इन्होंने ऑन प्रेमिसेस एंड यूजर क्लाइंट ना, ये अच्छा नहीं है। कहाँ यूज कर रहा है क्रिएटर? ओके, AWS। ओके, ये ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, ये एक AWS का इन्वायरमेंट है, उसके अंदर एक VPC बनी है। तो ओके, रुको, मैं इसको, पेन कहाँ चला गया? पेन ये रहा। ओके, अगर आप देखो ये एक AWS का इन्वायरमेंट है, ये वाली लाइन, इसके अंदर एक VPC बनी है और उस VPC के अंदर कुछ सबनेट्स है। अब ये क्या चीज होती है इसको मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। तो अगर आप देखो तो पब्लिक सबनेट के अंदर जो वेब सर्वर्स हैं, उनका ट्रैफिक कहाँ से निकलता है? राउटर के थ्रू, एक इंटरनेट गेटवे के थ्रू बाहर जा रहा है इंटरनेट पे, दिस इज इंटरनेट।
तो क्या हो रहा है, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, एक राउटर के थ्रू ये ट्रैफिक बाहर जा रहा है, लेकिन ये जो डेटाबेस है ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है, ये पब्लिक सबनेट में नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है वो इन डेटाबेसेस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये प्राइवेट सबनेट में पड़े हैं, यहाँ पर इंटरनेट गेटवे जो है उसको नहीं निकालेगा डेटाबेस की, यहाँ पर ये जो राउटर लगा है वो इसको ब्लॉक कर देगा। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है ये आगे जब हम लोग वीपीसी वगैरह पढ़ेंगे तो ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग ये देख सकते हो कि देखो अगर ये निकलेगा तो ये नेट से निकलेगा, यहाँ पर इसने दे रखा है, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेन राउट टेबल है यहाँ पर ये नेट गेटवे इंक्लूड कर रहा है, राइट। तो नेट गेटवे के थ्रू निकलता है, नेट गेटवे सिक्योर होता है इंटरनेट गेटवे की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो प्राइवेट डेटाबेस, प्राइवेट सबनेट में जितने भी डेटाबेसेस हैं ये इंटरनेट पे नहीं जा रहे, या इंटरनेट से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। बट अगर इनको कुछ डाउनलोड वगैरह करना है, लेट सपोज कि ये सर्वर्स में कुछ भी अपडेट वगैरह आया है, तो रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री होती है, कुछ नेक्सस आर्टिफैक्ट्री होती है। वो क्या होता है कि अपने इंटरनल सेटअप में ही सेटअप हो जाती हैं वो रिपोजिटरीज, तो वहां से सर्वर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं जो भी उनके लिए अपडेट्स वगैरह होते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करनी होती है, राइट। या फिर वो नेट गेटवे का यूज करके वो इंटरनेट पे जा सकते हैं। तो इंटरनेट पे नेट गेटवे क्या करता है, अगर एक सिंपल लेमैन टर्म में बोलूं, तो यहाँ से आपका जब ट्रैफिक जा रहा है ना, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बदल दी जाती है, और जब आपका ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है तो ये अब राउटर को ही पता है कि ये किसके पास ट्रैफिक जाना चाहिए, और यहाँ पर वो ट्रैफिक को फिल्टर भी करता है कि करेक्ट ट्रैफिक आने देता है, जिस ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है उसको ही आने देता है, बाकी जितने भी अनोनिमस ट्रैफिक होते हैं उन सबको वो ब्लॉक कर देता है। ओके, तो हम लोग वापस आते हैं पीपीटी। ओके, तो यहाँ पर अगेन यही है पब्लिक, हाइब्रिड एंड प्राइवेट डेवलपमेंट मॉड्यूल। हर एक चीज जो आज की डेट में काम कर रही है ना वो एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम कर रही है। तो ये कैसे है, जब हम आगे वीपीसी वगैरह पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। अभी के लिए आप इसको बस ऐसे ही समझते हो चलो कि हाँ एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में, एडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में। अभी हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी क्लाउड मॉड्यूल के बारे में कि क्लाउड पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो एडब्ल्यूएस कर रहे हैं तो इसका कैसे है। तो स्लाइड नंबर 1 पे आ जाता हूँ फटाफट। तो अगर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो ये सारे AWS के पास सर्टिफिकेट हैं। अभी आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग जो है फाउंडेशन एंड एसोसिएट एंड प्रोफेशनल लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। यस, आप इन तीनों चीजों से स्टार्ट कर रहे हो अभी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसका कैसे करके एक सीक्वेंस कैसे करके बनता है, तो सबसे पहले होता है क्लाउड प्रैक्टिशनर। ये रहा क्लाउड प्रैक्टिशनर में अमेज़न का ये कहना है, इफ यू हैव अ नॉलेज ऑन द एनी क्लाउड, इफ यू हैव नॉलेज ऑन एनी क्लाउड फॉर 6 मंथ, ठीक है, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। बट इसके बाद जो एग्जाम आता है एसोसिएट या प्रोफेशनल लेवल, इनका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। प्री रेक्विजिट इन द सेंस कि मुझे कोई इससे पहले कोई एग्जाम नहीं देना है, तो मैं डायरेक्टली जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पहले तो ये वाला जो क्लाउड प्रैक्टिशनर था ये एक फ्री का एग्जाम था, और आज की डेट में भी इसको कोई इतना पूछा नहीं जाता है। फ्री का एग्जाम तो नहीं है, अब 5000 रुपीज का एग्जाम है ये। ठीक है, बट पहले ये फ्री का था। आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये फ्री का एग्जाम था। ओके, अब इसके बाद आता है एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल। अब एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल में क्या डिफरेंस है दोनों में, पहले दोनों की कॉस्टिंग बताता हूँ। ये समवेयर अराउंड 11,000 का है, ये समवेयर अराउंड 16,000 का है। दोनों के कोड अलग है। अगर आप AWS एसोसिएट के लिए जा रहे हो तो उसका कोड अलग होगा, प्रोफेशनल लेवल के लिए जा रहे हो उसका कोड अलग होगा। दोनों में 65 क्वेश्चंस ही आते हैं आपको, कुछ 1 या 2 घंटे दिए जाते हैं, मुझे भी याद नहीं है अच्छे से, वो इनके वेबसाइट पे पढ़ना पड़ेगा कि अब इनके क्या नए रूल्स आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर एसोसिएट लेवल का मतलब ये है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी क्लाउड पे या AWS क्लाउड पे काम करने का। अब एसोसिएट लेवल आपको क्या चीज सिखाता है, आपको वो ये चीज सिखाता है कि आप कैसे सर्विस को क्रिएट कर सकते हो, उस सर्विस की बिलिंग क्या आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताता है कि कैसे करके सर्विस को क्रिएट कर सकते हो, क्या उसकी बिलिंग आएगी, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उस सर्विस को यूज करने की। वहीं प्रोफेशनल लेवल पे वो थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है। प्रोफेशनल लेवल पे वो ये कहता है कि आप ये सब चीजें तो सीखोगे, बट एक आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे। आप सर्विसेज को इंटीग्रेट करना सीखोगे, आप सर्विसेज को ट्रबल शूट करना सीखोगे। यहाँ पर वो प्रोफेशनल लेवल पे आ जाता है। तो 2 सर्टिफिकेट है हमारे पास, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ये
एसोसिएट आर्किटेक्ट लेवल और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल लेवल, आप कोई सा भी दे सकते हो। इन दोनों एग्जाम में से किसी एक को देने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आप लोगों का आता है वो आता है कौन सा, कि आप इसके अंदर जो है डेवऑप्स में जा सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या फिर आप सिसऑप्स या डेवलपर में से कोई चूज कर सकते हो। अब इन तीनों एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है? डेवऑप्स का मतलब तो ये हो गया जो डेवऑप्स सर्विसेज से रिलेट करेगा। सिसऑप्स और डेवलपर में क्या डिफरेंस है? डेवलपर तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये उससे जितने भी डेवलपर, जब एक डेवलपर एक एप्लीकेशन क्रिएट करा है, जितनी भी लैंग्वेजेस वगैरह बीच में आती है, तो वो सारा डेवलपर का एग्जाम हो गया, राइट। और सिसऑप्स में क्या होता है कि ऑटोमेशन रिलेटेड चीजें भी आ जाती हैं। यहाँ पर स्लाइटली सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ऑटोमेशन आप प्रोफेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट करते हो, आप डेवऑप्स लेवल पे भी सिलेक्ट करते हो, बट एक सिसऑप्स का एक अगला एग्जाम इन्होंने क्यों निकाला है? क्योंकि सिसऑप्स में कुछ एक ऐसी एप्लीकेशंस है या कुछ एक ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको नॉलेज कहीं और नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि लेट सपोज कि आप कल को आर्किटेक्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब आर्किटेक्ट लेवल ऐसा नहीं होता। आर्किटेक्ट लेवल में क्या होता है? सॉल्यूशन डिजाइनिंग होती है। सॉल्यूशन डिजाइनिंग से पहले क्या होता है कि पेपर वर्क बहुत होता है एक सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए। अगर आप उस जगह जाना चाहते हो कि आप जहां पर ये चीज सीखोगे सॉल्यूशन कैसे करके डिजाइन करने हैं सर्विस के, ऑटोमेशन से रिलेटेड या फिर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, अब यहाँ पर हर एक चीज आ जाएगी। यहाँ पर डेवलपर का भी काम आ जाएगा, डेवऑप्स का भी काम आ जाएगा, प्रोफेशनल का भी काम आ जाएगा, एसोसिएट लेवल का भी काम आ जाएगा। तो सिसऑप्स क्या होता है? यहाँ पर बहुत ही सिंपली, जहां पर आपको आर्किटेक्ट लेवल पे जाना है और आपको उसकी चीजें सीखनी है, किस तरीके से हम लोग एक पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर हम काम कर सकते हैं। तो ये होता है सिसऑप्स में। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, जब भी आप कोई भी इनमें से कोई भी एक एग्जाम दो, उसके बाद आप डेवऑप्स में जाना, और डेवऑप्स के बाद इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आता है स्पेशलिटी का, जिसके अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो, बट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द क्लाउड। ये बोला जाता है और ये एक मैंडेटरी स्किल भी है, क्योंकि जब आप इसमें से किसी भी एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे ना, तो आपसे अमेज़न पूरा पूछता है कि आप अपना पूरा क्लाउड का एक्सपीरियंस दिखाओ, कंपनी का नाम दो, सब कुछ दो। वो पूरा उस चीज को वैलिडेट करता है। ऑल्दो आज की डेट में तो देखो कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं होती, बट अगर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो उसके उन्होंने लिख रखा है कि हम वैलिडेट करते हैं कि आप रियली क्लाउड में काम कर रहे हो, तो वो आपको इन एग्जाम्स के लिए जाने देते हैं, जैसे कि एडवांस नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एलेक्सा, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स। आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम को चूज कर सकते हो और आप उसमें जा सकते हो। अब ना ये मैं बताता हूँ, अगर आप लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हो तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई बोलता है कि मैंने 11 में से 7 एग्जाम्स क्लियर कर लिए, या मैंने पूरे के पूरे 11 एग्जाम्स क्लियर कर लिए। तो ये पूरे का पूरा 11 एग्जाम्स का ही वही है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्स गिनो तो ये कुछ ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पर 2 4 6, 6 और 4 10 11 12, यहाँ पर ये 12 हैं। बट वो लोग कहते हैं कि ये 11 एग्जाम्स हमने कर दिए, या फिर मैंने सारे के सारे सर्टिफिकेट कर दिए। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि प्री रिक्विजिट जिनका नहीं होता, या फिर आप किसी एक एग्जाम को भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये सारे इनके सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेट्स हैं अमेजोन के, बट वो इतने वैलिड नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के लिए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो एडवांस नेटवर्किंग, अब यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक फील्ड का ही एग्जाम है, राइट। बट इसके अलावा इसके अंदर के भी एग्जाम्स हैं, ओके। ओके, इन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ। आप एक बार इस स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेना, कुछ इसमें नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। जीमेल भी इस समय अमेजोन पे ही है, नेटफ्लिक्स भी अमेजोन पे है और ड्रॉप बॉक्स भी अमेजोन पे है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, इसको हम लोग ऑन डिमांड सर्विस, ब्रॉडबैंड, ओके। हम लोग सीधा लास्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि हम लोगों को चाहिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री है, ओके आगे। तो अगर आप देखो तो अभी भी AWS अकाउंट फॉर 47% ऑफ द मार्केट इन 2019 में 47% वो मार्केट को कैप्चर कर चुका था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 20-25% मार्केट को कैप्चर इन द सेंस कि क्लाउड के अंदर अगर हम कंपटीशन करें तो 47% क्लाउड की चीजें जो भी मार्केट में चल रही है वो इसके पास ही है। उसके बाद सेकंड पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। ग्रेट। शिखा बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ,
अच्छा, ये जो अभी बताया कि जीमेल भी अमेजोन पे है, एक बार फिर से बैक करना स्लाइड्स। अरे इतना कुछ आ गया क्या? हाँ, ये सारा मैंने स्किप किया ना, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी। हाँ, ये जीमेल क्लाउड सर्विस पे फॉर, ये क्या था कि जीमेल भी एडब्ल्यूएस पे है? हाँ, जीमेल AWS पे ही है, नेटफ्लिक्स भी AWS पे ही है, ड्रॉपबॉक्स भी AWS पे है, इवन VMware भी तुम्हारा AWS के साथ है। वो अच्छा चलो, वो तो इंटीग्रेशन वाली बात हो गई ना VMware का। तो नहीं नहीं नहीं, VM अब पूरा AWS खरीद चुका है। अभी जो लेटेस्ट जो इनका वेबिनार आया था, मैं उस वेबिनार का यूट्यूब का लिंक भेजूंगा। तो उन्होंने पूरा ही एक्वायर कर लिया, लेकिन अभी कुछ टाइम तक वो उसको जो है VMware सपोर्ट में ही वो रहेगा, ओके, वो AWS पे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। जैसे ना, अगर इनके ना, वैसे हम लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर कुबरनेटिस की बात करूं, कुबरनेटिस सुना होगा, तो कुबरनेटिस का भी अगर हम पूरे का पूरा अगर हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे, तो कुबरनेटिस क्या हुआ था कि GCP ने उसको निकाला था। उसके बाद उन्होंने क्लाउड नेटिव को उसको बेच दिया था। फिर क्लाउड नेटिव से क्या हुआ था, अमेजोन ने उसको खरीद लिया। और अमेजोन के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि कुबरनेटिस जो है वो अपना सेटअप खुद करने वाला है। तो मतलब ये लोग ना चेंज होते रहते हैं, तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसमें हम लोग ना, इसकी हम लोगों को वो भी नहीं देखनी है। ओके, आगे हिस्ट्री यूज केस, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी इनके साथ ही है। ठीक है, 21st सेंचुरी फॉक्स जो सारी मूवीज वगैरह बनती हैं, एक्टिविजन क्या है ये मुझे भी याद नहीं, मैकडोनल्ड्स भी इनके साथ है, नेटफ्लिक्स भी इनके साथ ही है। तो ये काफी बड़ी कंपनीज हैं जो अभी इनके साथ ही हैं, जिनका पूरे का पूरा इंफ्रा इसमें ही है। और ये चीज ना आप एक्चुअल में सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके ना, यूज केस विद नेटफ्लिक्स, तो वहां पर वो आपको पूरे का पूरा बता देगा कि नेटफ्लिक्स कैसे करके AWS को यूज कर रहा है। चलो अब हम AWS के ग्लोबल इंफ्रा में आते हैं। तो AWS ने कैसे इस चीज को क्रिएट किया है, उस चीज को समझते हैं। जैसे AWS के रीजन्स होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, एज लोकेशंस होते हैं, लोकल जोन्स होते हैं, फलाना ढमकाना बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, अब हम इसको समझते हैं इन्होंने कैसे करके बनाया होगा इसको। बट अगर आप देखो, तो अगर मैं रीजन्स की बात करूं, तो ये ग्लोबली जियोग्राफिकल लोकेशंस में सेपरेटेड हैं। जैसे कि इन्होंने, हम लोग जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग कैसे करके हैं, अगर मैं ग्लोब देखूं तो हम लोग कैसे, हम लोग ना लैंड्स में बटे हुए हैं। जैसे हम लोग आते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ एशिया, राइट। एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे पाकिस्तान भी इधर ही आता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज आती होंगी, मुझे अब याद नहीं। तो ऐसे करके US ईस्ट एक लैंड हो गया, राइट। ऐसे करके जो है 5 प्राइमरी लैंड में इन्होंने डिवाइड कर रखा है पूरे का पूरा ग्लोब को। और उस 5 प्राइमरी लैंड के अंदर इन्होंने अपना इंफ्रा सेटअप कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी रीजन्स आप देखोगे, वो सारे के सारे किसी ना किसी लैंड पर होंगे। लैंड इन द सेंस कि जैसे हम लोग एशिया का पार्ट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी होती है ना। अब इतना तो मुझे भी हिस्ट्री नहीं पता, तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीड करेंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा। बट इन्होंने लैंड के हिसाब से उसको डिवाइड कर रखा है, इन्होंने कंट्री के हिसाब से उसको डिवाइड नहीं किया। कहने का मतलब सिंपल सा है, कंट्री के हिसाब से नहीं। इंडिया पाकिस्तान इनके लिए अलग अलग कंट्री नहीं है, इनके लिए वो पार्ट है एशिया का। ठीक है, तो अगर जैसे ए, आप लोग ना, हाँ जैसे जी, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, हाँ, नॉर्थ यूरोप हो गया, अमेरिका, गुड 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 है गुड ना। गुड। चलो मैं दिखा, गुड, यही सारी चीजें हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो ये एशिया पैसिफिक में कितनी कंट्रीज आ रही हैं, हांगकांग, जकार्ता, मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, ये सारे एशिया में आ रहे हैं। अफ्रीका, US वेस्ट, US ईस्ट, और यूरोप में आ गया, जैसे कनाडा आ गया। कनाडा सेंट्रल में है, पता नहीं कनाडा को अलग सेंट्रल क्यों दे रखा है। यहाँ पर मिडल ईस्ट आ गया, साउथ अमेरिका। तो इन्होंने ऐसे करके डिवाइड कर रखा है हर एक को। ठीक है, तो ये जब भी बोलते हैं ना ये लोग ना, आप इनके वेबिनार्स वगैरह देखोगे ना, मैं अभी वेबिनार्स की बात कर रहा हूँ, इनके वेबिनार्स वगैरह देखोगे ना, तो ये लोग ऐसे करके एक्नॉलेज करते हैं चीजों को। जैसे कि हम लोग जो है एशिया पैसिफिक के अंदर एक नई सर्विस लेकर आने वाले, इसका मतलब एशिया पैसिफिक का मतलब है कि इन सारी जगहों पे वो आ जाएगी। ओहो, ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इन सारी जगहों पे सर्विस आ जाएगी। इन्होंने सर्विसेज को अपनी डिवाइड कर रखा है हर एक चीज के साथ। जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो आपको नहीं यहाँ पर समझ में आएगा। मैं EC2 में जा रहा हूँ, मैं किस में हूँ, मुंबई में, राइट। अब एशिया पैसिफिक के अंदर इनकी कुछ सर्विसेज नहीं है। ओके, मैं लॉग इन करता हूँ।
ये क्या है, 7 है, क्या है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। 3DYCZ CZ। तो अब देखो इस एग्जाम्पल को समझोगे ना तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर अब ये क्या बोलते हैं कि कुछ सर्विसेज आपको ने बहुत सुनने में मिलेगा कि कुछ सर्विसेज एशिया पैसिफिक में है, कुछ सर्विसेज जो हैं वो यूरोप में है, कुछ सर्विसेज ऐसे ऐसे करके हैं। जैसे कि मैं इस समय मुंबई में हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ? एशिया पैसिफिक में, राइट। तो अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के अंदर यहाँ पर एक सर्विस नहीं आती जो कि होता है शेड्यूल इंस्टेंस। तो अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप सिर्फ इसी में देखो तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको शेड्यूल इंस्टेंस नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, राइट। बट अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको मुंबई से चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज मैं यूएस की किसी उसमें चले आता हूँ और ये AWS लो हो गया है थोड़ा सा, दैट्स ओके। मैं देखो नॉर्थ वर्जीनिया में जा रहा हूँ, सेम प्लेस पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे शेड्यूल इंस्टेंस मिल रहा है, ये रहा, राइट। वहां पर मुझे नहीं मिलता था बट यहाँ पर मुझे मिलता है। तो दैट मीन्स हर एक सर्विसेज हर एक लैंड पे नहीं होगी, हर एक सर्विसेज का प्राइस अलग होगा हर एक जगह पे, ओके। और ये लोग जब भी एक सर्विस की डिप्लॉयमेंट करते हैं तो ये कैसे बोलते हैं कि हमने इस सर्विस को जो डिप्लॉय की वो एशिया पैसिफिक के लिए आई है। जैसे इन्होंने अभी कोड पाइपलाइन में कुछ चेंजेस किए थे तो इन्होंने एक्नॉलेज किया था उसको कि वो हमने सिर्फ एक सेंट्रल में किए हैं। तो सेंट्रल का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इन्होंने कनाडा में किए थे। तो ऐसे करके ये लोग एक्नॉलेज करते हैं हर एक चीज को। इन्होंने 5 प्राइमरी लाइन में डिवाइड कर रखा है। एक और चीज याद रखना, आपस में रीजन्स की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, फिजिकली सेपरेटेड है, कोई इनमें कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर मैं एक नॉर्थ कैलिफोर्निया में अगर एक मशीन क्रिएट कर रहा हूं और मैं एक मुंबई में मशीन क्रिएट कर रहा हूं तो ये दोनों की दोनों मशीन्स में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऑल्दो आई कैन एस्टेब्लिश द कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ VPC, बट बाय डिफॉल्ट इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस चीज को याद रखना कि सर्विस, अगर आप नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक मशीन बना रहे हो, सेम मशीन ही विद सेम नेम सेम टैगिंग, अगर आप उसको मुंबई में बना रहे हो तो उन दोनों के बीच में कुछ लेना देना नहीं होगा। उनकी जो बिलिंग भी होगी ना वो भी बिल्कुल अलग अलग ही आएगी, उनकी बिलिंग अमाउंट भी बिल्कुल अलग अलग होगी, ओके। तो सबसे पहले होते हैं रीजन्स जिनको डिवाइड किया गया है 5 प्राइमरी लाइन में। अब एक रीजन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अब ये अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, इनको आप बोल सकते हो एज ए डेटा सेंटर। डेटा सेंटर्स होते हैं, ये फिजिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो अब यहाँ पर दो तो अवेलेबिलिटी जोन हर एक रीजन में होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम अभी नॉर्थ वर्जीनिया में 6 है, 6 से ज्यादा वो एक्सपैंड होते रहेंगे उनके। तो अभी तो 6 में ही उनका काम चल रहा है, बट लेटर ऑन अगर आप देखोगे तो वो और भी ज्यादा इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। तो ये किस लिए होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं ताकि अगर मान लो एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, वी कैन वर्क विद सेकंड अवेलेबिलिटी जोन। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। रेप्लिकेट इन द सेंस कि बैकअप वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, जितनी भी सर्विसेज यहाँ पर क्रिएट हो रही होती है वो यहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है। तो ये एज एज इट इज बैकअप के लिए होते हैं ये। आप बोलो तो रेट का जो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता है कि रेट किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करते हैं। अगर एक डाउन तो हम लोग 2 से काम कर सकते हैं, 2 डाउन वी कैन स्टिल वर्क विद 1। तो वही कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। ओके, अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किसमें, नॉर्थ वर्जीनिया में, और मैं यहाँ पर EC2 डैशबोर्ड में आता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ ना तो यहाँ पर देखो मुझे सारे के सारे जोन्स दिख जाएंगे। तो देखो ये मुझे जोन्स दिख रहे हैं। अब इसके जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे ना वो मुझे सारे के सारे दिख जाएंगे। तो ये अभी आ जाएगा थोड़ा सा लोड होने में। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने जोन है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एडिशनल जोन्स भी है, मतलब जोन्स के अंदर के जोन्स भी हैं, जैसे कि लोकल जोन हो गया। अब आप यहाँ पर देखो ये डिसेबल है, लोकल जोन डिसेबल है बाय डिफॉल्ट। ये अनेबल किस लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है। बट ये क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बाद में। बट अगर आप उसके बाद भी देखो तो यहाँ पर वेवलेंथ जोन भी होता है जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल है अभी, ठीक है। और अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पर AWS रीजन्स डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखो तो कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स, लोकल जोन, आउटपोस्ट, वेवलेंथ जोन
और अगर नीचे आ जाओ रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन, लोकल जोन, वेव लॉस और ये आउटपोस्ट भी। अब इनमें से किस किस चीजों के लिए ना अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ मोबाइल्स के लिए हैं, कुछ अगर नियर बाय मुझे डेटा सेंटर चाहिए तो कुछ उसके लिए। इसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे लेकिन अभी नहीं, आगे का वो चैप्टर है तो उसको आगे देखेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ आप इतना सा सोचो इसको आप ओके, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ओके ओके, अब यहाँ पर आप ऐसे करके देखो कि लेट सपोज ये एक रीजन है और ये एक दूसरा रीजन है। ओके, इसके बीच में क्या है, अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो यहाँ पर 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए, यहाँ पर भी 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए। तो ये मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैंने दिखाया जैसे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 थे, राइट। अब क्या होगा कि मान लो मैंने एक मशीन यहाँ पर क्रिएट करी है और इसकी डिस्क यहाँ पर है, ठीक है। ये मैंने मशीन क्रिएट करी और इसकी डिस्क यहाँ पर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता, जब भी मैं एक मशीन या कोई भी सर्विस क्रिएट कर रहा हूं तो मुझसे वो ऑप्शन पूछता है। वो मैंडेटरी नहीं होता बट मुझे एक वो ऑप्शन देता है कि मैं उसको जो है अवेलेबिलिटी जोन ए में सिलेक्ट कर सकता हूँ, बी में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स अगर मैंने उसको अवेलेबिलिटी जोन ए में बनाया है तो उसका बैकअप ऑलरेडी कहां पर चला जाएगा, अपने आप। ये कौन करेगा, Amazon खुद ब खुद करेगा। क्या करेगा, उसको बी में उसको बैकअप कर देगा। और अगर मैं बी में कोई सर्विस बना रहा हूं तो वो क्या करेगा, उसका ए में बैकअप कर देगा। ये Amazon खुद ब खुद करेगा क्योंकि ये फिजिकली कनेक्टेड है और ये इसलिए हमें दे रखा है कि अगर एक डाउन हुआ तो दूसरे से हम लोग काम कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक अवेलेबिलिटी जोन ए है और एक अवेलेबिलिटी जोन बी है। इसके अंदर मैंने एक मशीन बनाई और ये मशीन एक डिस्क यहाँ पर अटैच है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी डिस्क उठा के मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर Amazon का इंटरनल नेटवर्किंग चल रही है। अगर आप देखो मैं एक ही रीजन के अंदर हूं, लेट सपोज नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, ये मुंबई है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एक ही नेटवर्किंग चल रही है जिसके अंदर इंटरनल नेटवर्क के थ्रू मैंने अपनी एक सर्विस को एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट इफ जब मुझे ये डिस्क को यहां से यहां पर लेकर जाना पड़ेगा, ये इसका ए है। अब ये क्या होगा, यहां पर इंटरनल नेटवर्किंग नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगा, ये इंटरनेट आ जाएगा बीच में। अगर मैंने इनके बीच में कनेक्टिविटी बना रखी है, साइड टू साइड बना रखा है या फिर कुछ और बना रखा है, मतलब अगर मैं बोलूं एंड पॉइंट वगैरह बना रखा है तो वो दूसरा एक अलग सा कॉन्सेप्ट हो गया, उसको हम वीपीसी वगैरह में पढ़ेंगे। बट अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, एक सर्विस को उठाकर अगर मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो ये किसके थ्रू जा रही है, इंटरनेट के थ्रू जा रही है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाली सर्विस जो है ये Amazon के नेटवर्क से यहां से हट रही है, फिर ये Amazon के नेटवर्क में वापस आ रही है, राइट। और ये इंटरनेट के थ्रू आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरी डिस्क अगर मैं एक लेकर जा रहा हूँ एक अवेलेबिलिटी जोन से या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। या तो मैं इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कर दूं, एक फिजिकल कनेक्टिविटी कर दूं, राइट। फिजिकल कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एक टनल के बीच में से डेटा जा रहा है तो ठीक है भाई, ये सिक्योर होगा। बट ये टनल के बीच में से भी जब डेटा जाएगा तो वो भी कैसे करके जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, एक स्लाइड दिखाता हूँ तो उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। बट यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें कर रहे हो तो यहाँ पर कॉस्टिंग आपकी हाई हो जाएगी। अब आप पूछोगे हाई क्यों हो जाएगी, हाई का रीजन है यहाँ पर क्योंकि आप एक बारी Amazon का नेटवर्क छोड़ रहे हो, फिर आप दोबारा से Amazon के नेटवर्क पे आ रहे हो। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो यहाँ पर 2 नेटवर्क आ गए Amazon के, और 2 जब नेटवर्क आ जाएंगे, पहले आपकी कॉस्टिंग 1 की लग रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा मिनिमम थी, बट अब 2 की कॉस्टिंग लग जाएगी तो वो ज्यादा हो जाएगी। ये एक मैंने सिर्फ एक चीज समझाई है, इसको जब आप नेटवर्किंग में आओगे तो इसको अच्छे से देखोगे तब समझ में आएगी। बट एक स्लाइड में ओपन करता हूँ जिससे आप लोगों को ये भी चीज समझ में आएगी। तो ट्रेनिंग, ओके, फाइनल वीपीसी कहीं पर दिख रहा है, वीपीसी 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 क्लाउड IAM EC2 S3, वाओ वीपीसी, ओके। अभी जस्ट एक डायग्राम सा दिखा रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए। हाँ, तो अगर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा ऑन प्रेमिसेस है और ये मेरा क्या है, ये मेरा AWS का कंसोल है। यहाँ पर मैंने इसको फिजिकली कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कनेक्ट, राइट। और यहाँ पर साइड टू साइड VPN के थ्रू जा रहा है जो कि इंक्रिप्टेड जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पब्लिक www से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक किससे आ रहा है, प्राइवेट से जा रहा है,
राइट, ये पब्लिक से जा रहा है, तो मतलब मेरे ऑन प्रीमिसेस से डेटा जो है, जो AWS में जा रहा है साइट टू साइट VPN इंक्रिप्टेड के थ्रू, वो एक पब्लिक उससे जा रहा है, पब्लिक इंटरनेट से जा रहा है। बट यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कैसे जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू प्राइवेटली जा रहा है। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर प्राइवेटली जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, ये चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो नेटवर्किंग है ये सारी किसकी यूज कर रहे हैं हम लोग, Amazon की यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कॉस्टली हो जाएगी। तो ये, लेकिन अगर हम साइड टू साइड VPN की बात करें तो उसके अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वो तो हमारी सिक्योर होगी, क्योंकि हम यहाँ पर इंक्रिप्शन वगैरह का यूज कर सकते हैं। इंक्रिप्शन वगैरह भी आगे बहुत बड़ा टॉपिक है KMS का, जिसको हम लोग करेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर रहेगा, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो पब्लिकली जा रहा है, ऑल्दो वो डेटा इंक्रिप्टेड है, बट उसको कोई डिक्रिप्ट भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर मेरा डेटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो होगा मेरी कॉस्टिंग जो होगी वो लोअर साइड पे हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अगर अभी इसी एग्जांपल को अब आप रेप्लिकेट कर लो कि एक अवेलेबिलिटी जोन, एक रीजन है, दूसरा रीजन है, मतलब ये रीजन 1 बोल दो, या ए बोल दो, ये रीजन बी बोल दो। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो दो जगहों पे नेटवर्किंग आ रही है, राइट। इस तरीके से ये तो एक प्राइवेट नेटवर्क बन रहा है, तो क्या होगा कि एक छोड़ने का नेटवर्क और एक दूसरी जगह पे जाने का नेटवर्क। बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिल्कुल समझ में भी ना आए, बट दैट्स ओके, क्योंकि आगे जब आप VPC वगैरह करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग रीजन्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ऑल ओवर द ग्लोब देखो तो ये सारे रीजन्स है, राइट। ये सारे रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स हैं। तो देखो इंडिया के अंदर, ये इंडिया के अंदर एक रीजन है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कहाँ है ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ऑल्दो ये नाम उन्होंने दे रखा है मुंबई, बट क्या मुंबई के अंदर रीजन? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या मेरे डेटा सेंटर्स या फिर मैं अवेलेबिलिटी जोन्स बोलूं कि मुंबई में हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कहाँ पर है कोई भी नहीं बताता। अगर मान लो कि अगर एक कॉम्पिटिटर को पता लग जाए कि भाई ये डेटा हाउस कहाँ पर है या डेटा वेयर हाउस कहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा अपने बिजनेस को ऊपर करने के लिए। तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती। ओके, AWS रीजन अराउंड ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। अब इनके जो नेम दिए होते हैं वो कुछ ऐसे दिए होते हैं, US ईस्ट 1, EU वेस्ट 1। अब ये आप समझ सकते हैं इनिशियल क्या है, राइट। अगर ये US में है तो US वेस्ट 1 आ गया। जैसे आप यहाँ पर देखो, यही सारी हम लोग देख रहे थे। तो जैसे कि अगर मैं देखो मुंबई की बात करूं तो इसका सबसे पहले AP है, AP का मतलब एशिया पैसिफिक। ऐसे ही यूएस का मतलब पहले यूएस आ रहा है, तो ये देखो इनका नेमिंग कन्वेंशन ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ये मुंबई जो है वो साउथ में, इसलिए साउथ 1 में आ गया। हांगकांग जो है वो ईस्ट में, इसलिए ईस्ट आ गया। तो इन्होंने ऐसे करके नाम दे रखे हैं। तो आप लोग याद रखना, आपसे भी कंपनीज के अंदर ऐसे ही बात करेंगे, यार एक मशीन क्रिएट कर दो US वेस्ट 1 में, या फिर एक मशीन क्रिएट कर दो AP साउथ 1 में। वो कोई ये नहीं बोलेगा मुंबई में क्रिएट कर दो, सिंगापुर में क्रिएट कर दो, या यूरोप में, आयरलैंड में, कोई नहीं ऐसे बोलेगा। वो ऐसे करके बोला जाएगा EU वेस्ट 1 में एक मशीन क्रिएट कर दो। तो EU वेस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? आयरलैंड, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ये चीजें टाइम के साथ साथ याद हो जाएंगी खुद ब खुद। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने इनको याद करना है, बट हाँ स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा इसको याद करोगे तो ज्यादा ठीक है। हर कंपनी कैसे करके फॉलो करती है, जैसे मैं अभी, हम लोग आयरलैंड कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं मेरी कंपनी में। तो हम लोगों ने कौन सा हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूरोप वगैरह यूज करते हैं। इससे पहले जो था हम लोग US एंड UK कस्टमर्स को हम लोग डील कर रहे थे। तो हमारा जितना भी इंफ्रा था वो हमारा ओहायो में था या फिर हमारा सिंगापुर में था। तो ऐसे करके ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है, जहाँ के यूजर्स होते हैं वहीं का हम लोग इन्वायरमेंट यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है, अच्छा, AWS रीजन को आप कैसे करके चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर दिया। तो उसके यहाँ कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती है। जैसे कि हर कंट्री का लॉ फैक्टर अलग होता है। सबसे पहले तो लॉ फैक्टर को देखना होता है। सेकंड, आप लोगों को ये चीज देखना होता है कि रेजिडेंसी कम रहे। अगर मेरे सारे यूजर्स US में बैठे हैं तो मैं US का ही चूज करूंगा। ऐसा नहीं होगा मुंबई का चूज कर दूंगा। अगर मैं मुंबई में सर्विसेज बनाऊंगा और उसको यूजर्स जो है US से यूज कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि उनको लेटेंसी आ जाएगी, राइट, क्योंकि उनके लिए मुंबई बहुत दूर है। ऐसे ही अगर मान लो कि मेरा सारे का सारे जितने भी यूजर्स हैं वो आयरलैंड में है, और मैं अपना पूरे का पूरा जो सेटअप है उसको मैं नॉर्थ वर्जीनिया में बनाता हूं, तो क्या होगा, लेटेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ये काम मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वाला आ गया कंप्लायंस, जिसके अंदर लॉ फैक्टर आता है। सेकंड वाला आ गया प्रॉक्सिमिटी, जिसके अंदर हम लोग रिड्यूस लेटेंसी करते हैं। तीसरा आ गया, मैंने जैसे अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया था कि हर एक सर्विस हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक रीजन को सिलेक्ट कर दिया और वहां पर वो सर्विस आपको नहीं मिल रही। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पहले टेस्टिंग होनी चाहिए पूरी, पहले देखना पड़ेगा आप लोगों को कि वहां पर वो सर्विस अवेलेबल भी है नहीं है। जैसे कि लेट सपोज कि मैं लैम्डा के साथ काम करना चाहता हूँ। लैम्डा क्या होता है, एक सर्वरलेस होता है। क्या होता है आगे देखेंगे।
लैम्डा के साथ काम करना चाहता हूँ और लैम्डा के साथ मैं जो है लैम्प के साथ काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये बोलूँ इलास्टिक बीनस्टॉक के साथ काम करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मुझे देखना पड़ेगा ये दोनों सर्विसेज मुझे वहां पर उस रीजन में मिलती है नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो मैं उस रीजन को नहीं सिलेक्ट कर सकता। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्राइसिंग। मैं आप लोगों को प्राइसिंग दिखाऊंगा। हर जगह पे हर एक चीज की प्राइसिंग अलग अलग है। जैसे कि आप अगर एक मशीन क्रिएट कर रहे हो मुंबई में और सिमिलर मशीन ही आप क्रिएट कर रहे हो नॉर्थ वर्जीनिया में, उन दोनों की कॉस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो अगर आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मान लो कि एक मशीन है जिसके यहाँ $2 का फर्क है और आपके इंफ्रा में अगर 500 मशीन है, तो आप कैलकुलेट कर लो, अगर $2 का फर्क अगर है हर एक मशीन के अंदर, तो सीधा सीधा 1000 का तो यही फर्क आ गया, राइट। तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। ये मैं दिखा भी देता हूँ वैसे आप लोगों को थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। यहाँ पर अगर मान लो कि मैं जाता हूँ, AWS कैलकुलेटर्स होते हैं यहाँ पर, AWS कैलकुलेटर। आई थिंक ये वाला तो AWS का है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग एक सिंपल वाला वो वाला दिखाता हूँ। हाँ, अच्छा, किसी भी चीज को ना आइडेंटिफाई जरूर किया करो कि वो वेबसाइट कहाँ से आ रही है। तो हम लोग उसके अगर सर्टिफिकेट में जाएंगे तो हम लोगों को वहां से सर्टिफिकेट से पता लग जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कि ये वाली एक मैं अगर वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो ये क्या अमेजोन पे ही है, तो मैं इसको देख सकता हूँ। कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, तो सर्टिफिकेट के थ्रू मैं देख सकता हूँ ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो s3amazon.com, तो ये वहीं से ही आ रही है और इसको इश्यू किया है डिजिसर्ट ने। तो दैट्स ओके। ओके, अब मैं देखूं तो यहाँ पर देखूं, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में EC2 में मैं ऐसे करके कोई भी सर्विस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने EC2 मशीन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक सर्विस को। यहाँ पर 0 होने दो एक बारी। ओके ओके, रीसेट ऑल कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई सर्विस सेलेक्ट होगी कहीं ना कहीं। ओके, देखो एस्टिमेटेड मंथली बिल है इसका 0, और मैं नॉर्थ वर्जीनिया में मैंने एक मशीन यहाँ पर ऐड किया है, लिनक्स ऑन T3.2 एक्स्ट्रा लार्ज। इसका कितना प्राइसिंग आ रहा है, 243.61। ठीक है, मैं इसको माइनस करके इसको 0 होने का वेट करते हैं। 0 आ गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ मुंबई में। ठीक है, अरे मुंबई कहाँ चला गया, मुंबई 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 मुंबई, हियर इट इज। और मैं यहाँ पर इसको अगर ऐड करता हूँ मुंबई में, सेम मशीन है लिनक्स ऑन T3.2 एक्स्ट्रा लार्ज। तो अगर आप इसकी कॉस्टिंग देखो तो कितनी आने वाली है, 262। सेम है क्या, पहले वाले की कितनी थी, 262। पहले वाले की देखें कितनी थी, आई गेस नॉर्थ 254 थी। 254 थी, 243 थी। तो आप देख लो $20 का सीधा सीधा फर्क है। और अगर मान लो मेरे पास 1000 मशीनें हैं, तो 1000 मशीनों पे अगर $20 का फर्क आ गया, तो ऑलमोस्ट मतलब काफी ज्यादा कॉस्टिंग मेरी आ जाएगी। तो हर एक सर्विस जो होती है उसको हम लोगों को देखना होता है कि कौन सी जगह पे कौन सी सर्विस जो है सबसे ज्यादा सस्ती है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो हम लोगों को माइंड में रखने होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अब अवेलेबिलिटी जोन्स की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो भी AP से ही स्टार्ट होगी, या US से ही स्टार्ट होगी, या CA से ही स्टार्ट होगी। जो भी उसका रीजन होगा वैसे ही स्टार्ट होगी। बट इसके अंदर ना, जैसे कि इसके अंदर ना ये लास्ट के अंदर आ जाएगा 2A 2B 2C, तो दैट इज अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, दे आर सेपरेट फ्रॉम। हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जैसे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं एक रीजन में, राइट। तो हम तो केवल जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो अवेलेबिलिटी जोन हम चूज करते हैं, वो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में जा सकती हो, तो वो तो हम डिफाइन नहीं करते ना। नहीं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बोला ना हमारे पास ऑप्शन होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता, बट हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अच्छा, लोग बट सेलेक्ट कर सकते हैं। अजोरे में ऐसा नहीं है, तो दैट्स व्हाई नहीं होगा, आस्क। उसमें 100% होगा, डैम श्योर। जितने भी क्लाउड है वो ये कैसे होता है, देखो एक होता है कि हम जब भी एक सर्विस को क्रिएट कर रहे हैं, हम्म ठीक है, तो उस सर्विस को जब क्रिएट करने के लिए जो अंडरलाइन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, तो जब भी हम उस सर्विस को Amazon उसको प्लेस करने के लिए जा रहा है, कोई भी क्लाउड वेंडर उसको प्लेस करने के लिए जा रहा है, तो वो देखता है कि सबसे ज्यादा किसके पास है। जैसे कि हमारा मैनेजर करता है, हमारा मैनेजर क्या हम्म करता है, वो देखता है कि टीम में किसके पास वर्कलोड कम है, वो उसके पास असाइन कर देता है। बट हम्म। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि जिसके अंदर हम उसको डेलिबरेटली या डेलीगेटेड भी हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन होता है। तो मैं दिखाऊंगा कहाँ होता है ऑप्शन, बिल्कुल होता है ऑप्शन असाइन करने का। ओके।
ओके ये अवेलेबिलिटी जोन्स जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, बट ये फिजिकली कनेक्टेड होते हैं। तो ये ऐसे करके अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे, बट ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे और ये जो है फिजिकली कनेक्टेड होंगे। ओके अब आप देखो तो ये सिडनी है, तो सिडनी का ये AWS रीजन है और यहाँ पर अगर आप अवेलेबिलिटी जोन्स देखो ये फिजिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इट्स लाइक अ डेटा सेंटर। ये एक डेटा सेंटर है, फिजिकली कनेक्टेड है। तो देखो सब में कनेक्टिविटी है, 2A की कनेक्टिविटी 2C के साथ भी है, 2C की कनेक्टिविटी 2B और 2A के साथ भी है। तो ये फिजिकली सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेमिंग कन्वेंशन इनका यही आता है। ओके नेक्स्ट आती है एज लोकेशन। अब एज लोकेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जब हम लोग S3 या फिर क्लाउड फ्रंट पढ़ेंगे तब, बट अभी के लिए आप लोग इतना सा देखो कि एज लोकेशन क्या है कि वो 216 पॉइंट में प्रेजेंट है इस समय, 11 रीजन्स में कैशे है उनके। ये बस स्लाइड अभी पढ़ लो, इसको मैं एक्सप्लेन उधर ही करूंगा, वो ज्यादा समझ में आएगा। ओके अब यहाँ पर AWS के पास कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि ग्लोबली होती हैं और कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि रीजन वाइज होती हैं। ओके ग्लोबली अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो जैसे कि अगर मैं देखो तो आप अभी कहां पर हो, EC2 में हम लोग, अगर आप इसका URL देखोगे ना तो आप देख सकते हो कि कौन से रीजन की ये सर्विस है, राइट, US ईस्ट 1 में। वहीं अभी मैं यहाँ पर एक सर्विस को सिलेक्ट करता हूं जो कि है S3, ठीक है। और S3 के अंदर अगर आप देखोगे ये जो सारे ऑप्शंस जो मुझे मिल रहे हैं ये रीजन्स वगैरह की, ये सारे ऑप्शंस जो है वो ग्रेड आउट हो जाएंगे। यहां पर देखो रीजन से ही आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्लोबल आ गया, राइट, और इसमें देखो सारे के सारे ऑप्शंस को ग्रेड आउट कर देगा ये, देख रहे हो सारे के सारे ऑप्शंस ग्रेड आउट हो गए, मतलब मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो कुछ सर्विसेज, लेकिन अगर मुझे जानना है कि ये S3 में कहां पर हूं तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा मैं US ईस्ट 1 में हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि हर एक सर्विस दो तरीके से होती है, ठीक है। कहाँ गया, ओके ग्लोबल कहाँ पे आया, ग्लोबल कैसे दिखाई दिया? गिरा, ओके ओके ठीक है, ग्लोबल ये रहा। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है मैं कौन सा रीजन में हूं, तो यही एक तरीका है URL से आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा ग्रेड आउट हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि ये Amazon S3 सर्विस जो है ये हर एक रीजन में चल सकती है ग्लोबली, ठीक है। ओके इसको मैं माइनस कर गया। तो दो तरीके से होती है, एक होती है ग्लोबल सर्विस और एक होती है रीजन वाइज सर्विस। ग्लोबल सर्विस का मतलब ये है कि आप एक रीजन में बैठ के दूसरे रीजन की सर्विस को क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर IAM एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, अब उस यूजर को मेरे पास चॉइस है, उस यूजर को मैं एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी, पर्टिकुलर रीजन के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ या मैं सारे रीजन्स के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ। पर्टिकुलर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट बाय डिफॉल्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के लिए काम करेगा। लेट सपोज मैंने एक यूजर क्रिएट किया और मैंने उसको एडमिन का एक्सेस दे दिया, अब वो एडमिन का एक्सेस उसका हर एक रीजन में चलेगा, तो इसका मतलब वो एक ग्लोबल सर्विस हो गई। यहाँ पर रूट 53 है जिसको हम DNS बोलते हैं, तो DNS में अगर मैं कोई भी एक रिकॉर्ड वगैरह बनाऊंगा तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो हर एक रीजन के अंदर चल सकता है, ठीक है। वेब है, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल जो है हर जगह पे काम करेगा। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, क्लाउड फ्रंट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो ये क्या होगी, ये ग्लोबल सर्विसेज होगी। यहाँ पर ऑल्दो S3 मैंने नहीं लिखा है बट S3 भी एक ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा ग्लोबल सर्विसेज कुछ ही है हमारे पास, जैसे IAM हो गई, रूट 53 हो गई, क्लाउड फ्रंट हो गई, वेब हो गई, S3 हो गई, कुछ ही सर्विसेज हमारे पास। बट इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है ना हमारे पास वो सारी की सारी रीजन बेस्ड है, मतलब कि वो सर्विसेज एक पर्टिकुलर रीजन में बनेगी और अगर आपको वही सर्विस दूसरे रीजन में चाहिए तो आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जो मैं तब से बात करते हुए आ रहा था शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल के बारे में, अब यहाँ पर अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल है जिसके अंदर कंप्यूट, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, AWS। प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, कस्टमर डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, कस्टमर। तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल पे काम कर रहा है, मतलब
अगर मैं यहाँ पर चाहूं इन सारी चीजों को मैं खुद भी मैनेज कर सकता हूँ, बट यहाँ पर इनको कौन मैनेज कर रहा है? AWS। हार्डवेयर कौन मैनेज कर रहा है? AWS। हार्डवेयर तो मैं नहीं ले सकता, बट डेडिकेटेड मैं हार्डवेयर जरूर कर सकता हूँ कि मतलब उस हार्डवेयर में से एक छोटा सा पार्ट हार्डवेयर का ले लूं और उसको मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए रखूं, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारी चीजें जो है ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल पे चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी सर्विस को क्रिएट कर रहा हूँ, लेट सपोज कि मैंने एक सर्वर क्रिएट किया। अब सर्वर जब क्रिएट होता है तो वो एक अंडरलाइन हार्डवेयर पे होता है, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हैं, उसको एक मदरबोर्ड चाहिए। अब ये मदरबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया, तो ये हार्डवेयर डिवाइस कौन मैनेज करेगा? AWS। अगर इस हार्डवेयर डिवाइस में कुछ भी अगर होता है तो कौन उसको मैनेज करेगा? AWS। मेरे सर्वर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कौन मैनेज करेगा? कस्टमर। राइट, मतलब मैं मैनेज करूंगा। अब यहां से मैंने नीचे से इनसे कॉन्फ़िगरेशन मांगी है कि मुझे 2 GB दे दो, सीपीयू और 2 GB रैम दे दो। तो ये फिजिकल डिवाइस कहां पर होगी? AWS मैनेज कर रहा होगा, बट यहाँ पर मेरे सर्वर के ऊपर मेरे पास वर्चुअली ये मुझे दिखेगी। राइट, तो यहाँ पर डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इनमें नेटवर्किंग वगैरह क्रिएट करना फिजिकली किसके पास होगा? AWS के पास। बट उसको वर्चुअली मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? वो सब एक्सेस किसके पास होंगे? मेरे पास। तो हम लोग काम करते हैं हमेशा एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल पे, जिसके अंदर कुछ पार्ट Amazon टेक केयर करता है, कुछ पार्ट हम लोग टेक केयर करते हैं। एक और चीज याद रखना, ये जितना ही पूरे का पूरा मॉड्यूल है जो Amazon मैनेज कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बट अगेन अगर हम इसको मैनेज करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगी। बट वी डू हैव अ ऑप्शन। ठीक है, हर चीज का ऑप्शन नहीं है, बट हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि मैंने एक सर्वर बनाया, इसके साथ एक अंडरलाइन हार्डवेयर चाहिए। राइट, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको AWS को मैनेज करने दूं या मैं ये अंडरलाइन हार्डवेयर में खुद ही खरीद लूं। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर 2 GB रैम के साथ चल रहा हूं, तो क्या करता है Amazon? 2 GB रैम को वो ना जितनी यूज हो रही, जब मैं उस दिन बात कर रहा था बैलूनिंग वगैरह कॉन्सेप्ट की, तो ये क्या करता है कि ये ना शेयर करता रहता है। तो मैं चाहूं तो इसको भी मैं अपने पास रख सकता हूँ। ऐसी ही दूसरी चीजें भी हैं जिनको मैं कर सकता हूँ, सब चीजें मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मैं अपना डेटा रख रहा हूँ, मैंने अपना डेटा रखा S3 बकेट में और मैंने उसको रखा एक अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होगा? मेरा डेटा जो है 2 या 2 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर अपने आप ही जाएगा। इसको कौन मैनेज करेगा? Amazon। बट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको एक ही अवेलेबिलिटी जोन में भी रख सकता हूँ। अब ये बोलोगे कि आप ऐसा क्यों करना चाहोगे? क्योंकि प्राइसिंग में बहुत फर्क आता है। देखो एक चीज में दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग फिर से वही वाले उस पे आते हैं, Amazon सिंपल वेब कैलकुलेटर पे। इसको मैं माइनस करता हूँ, देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा अभी। और यहाँ पर मैं S3 में आ गया। ठीक है, S3 के अंदर, S3 स्टैंडर्ड के अंदर मैं लेट सपोज 5 TB का डेटा रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग मेरी कितनी आ रही है? 117। अब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से 0 आ गया। और देखो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है वन जोन, मतलब एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखने का। अब देखो मैं एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 5 TB ऑफ डेटा रख रहा हूँ, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आएगी? 51। ऑलमोस्ट आधी हो गई। तो मतलब सेम डेटा अगर मैं Amazon में बाय डिफॉल्ट रख रहा हूं तो वो क्या होगा? 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में जाएगा या 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में जाएगा, लेकिन Amazon प्राइस भी उसका वैसे ही चार्ज करेगा। बट अगर मैं चाहूं तो मैं इसको जो है एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रख सकता हूं। अगर ये नॉन क्रिटिकल डेटा, मैं इसको रख सकता हूं। ठीक है, कंपनी का हर एक डेटा क्रिटिकल नहीं होता, बहुत सारा डेटा उसका नॉन क्रिटिकल होता है, तो वो उसके अंदर अपना पैसा बचा सकते हैं। बट अभी आप लोगों ने देखा कि अगर बाय डिफॉल्ट बिहेवियर पे S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज के अंदर अगर मैं रखता हूं तो डेटा जो है 2 अवेलेबिलिटी जोन में जाता है, बट कॉस्टिंग उसकी ऑलमोस्ट डबल आ जाती है। तो हमारे पास हर एक चीज का ऑप्शन है। जब हम इसको आगे करेंगे बिल्कुल समझेंगे कैसे करके कर सकते हैं, कैसे करके नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और सोचते हैं, सब रिकॉल करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हेलो हेलो हेलो। विकी, हाँ ये हाँ, चीज हम कहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब AWS ओके। कंसोल में? नहीं, वो हम लोग नहीं चेक कर सकते कि रेप्लिकेट हो रहा है नहीं हो रहा। बस ये हमें Amazon एक गारंटी देता है। तो अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन खोलूं, और डॉक्यूमेंटेशन क्यों, मैं अगर यहाँ पर S3 में आता हूँ तो लेट सपोज कि मेरी यहाँ पर बकेट है। तो यहाँ पर देखो,
मैं अपने बकेट, ये मेरी बकेट्स बनी हुई है, तो इस बकेट के अंदर अगर मैं कोई भी डेटा डालने के लिए जाता हूँ, लेट सपोज ओके, मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक फाइल में अपलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड फाइल करी यहाँ पर। ओके, अब ये जो फाइल है यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा, यहाँ पर देखो स्टोरेज क्लास मुझे दिखाएगा। तो स्टोरेज क्लास के अगर मैं स्टैंडर्ड में रखता हूँ तो अवेलेबिलिटी जोन वो कितने ले रहा है, ग्रेटर देन 3। यहाँ पर अगर मैं 1 जोन सेलेक्ट करता हूँ तो वो कितने अवेलेबिलिटी जोन में मेरा डेटा रखेगा, 1 में, राइट। तो मुझे यहाँ से ये चीज पता लगेगी रेप्लिकेट हो रहा है नहीं हो रहा। रेप्लिकेट वो अमेजोन कर रहा है। अमेजोन तो सिर्फ मुझे एक चीज की गारंटी दे रहा है कि मैं आपका 3 जगहों पे डेटा रख रहा हूँ। अगर आपका ये वाला अवेलेबिलिटी जोन डाउन होता है, आपको डेटा मिलेगा आपका, बट कैसे मिलेगा वो अमेजोन ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ 99.99999% आपको आपका डेटा अवेलेबल रहेगा। वो कैसे रहेगा, वो इन्हीं चीजों के थ्रू रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 जोन को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर ओके, यहाँ पर अगर नहीं लिखा तो देखो मैं दिखाता हूँ। 1 जोन अवेलेबिलिटी जोन रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। ये तो रैक स्पेस का भूल गया, सॉरी, मैं दिखाता हूँ। बट वो रीड करने का ऑप्शन तो देता है ना, जैसे RAGRS का ऑप्शन होता है एज़ोर में, वहां पे हम मतलब रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं, वो स्टोरेज का कंसेप्ट ही है वहां पे जैसे हम नहीं, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर जो रीड और राइट का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो एक्सेस लेवल पे आ गया, वो अलग चीज है। ओके, मैं उस पे आता हूँ। पहले मैं AWS 1 जोन डेटा अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी क्लासेस आ रही हैं। तो स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डेटा मुझे कितना देते हैं, ये डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी इतना, डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी इतना। और अगर वहीं मैं 1 जोन पे आ जाता हूँ तो वो इतना है, और डिजाइन फॉर 99.5 कम हो गया ना, उधर 99.99 था, इधर 99.95 हो गया अवेलेबिलिटी जोन ओवर अ गिवन पीरियड। ऐसे ही ये सब चीजों में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब रही बात एक डेटा पे रीड ओनली एक्सेस और उसकी, जैसे कि मान लो कि ये मेरा डेटा है, इसके ऊपर अब यहाँ पर एक्सेस लेवल चलेंगे कि रीड ओनली एक्सेस देना है, राइट ओनली एक्सेस देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डेटा रख रहा हूँ तो वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के रीड ओनली पे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमिशन सेम रहेंगी, परमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो माइट भी हो सकता है वो डेटाबेस का हो। डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट होता है रीड एंड राइट वाला। तो वहां पर क्या होता है कि एक रीड एंड राइट कॉपी बनती है, और एक जो होती है वो सिर्फ राइट कॉपी बनती है। राइट कॉपी इसलिए बनती है, जैसे कि आपने ना देखा होगा, ये जाते हो ना, क्या नाम है, रिलायंस वगैरह में जाते हो तो वहां पर टेल्स होती हैं। तो टेल्स के अंदर क्या होता है, वो बारकोड स्कैन करते हैं, बारकोड स्कैन करके ना उसका प्राइस आ जाता है। तो दैट इज अ रीड ओनली इन्फॉर्मेशन, उसके कुछ एडिट नहीं करते वो लोग। बट उसके अंदर रीड राइट भी एक चलता होता है, जिसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर का बिल बना रहे होते हैं। वो रीड राइट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ डेटा होता है जो हमारे पास रीड ओनली होता है, और कुछ डेटा होता है हमारे पास जो रीड राइट होता है। जैसे कि हम लोग अपने, अगर मान लो मैं ICICI पे लॉग इन करता हूँ और मैं अपनी बैंक की स्टेटमेंट देख रहा हूँ, दैट इज अ रीड ओनली डेटा। और अगर मान लो कि मैं उस स्टेटमेंट के यहाँ कुछ एडिट, तो वैसे मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ एडिट करता हूँ तो वो हो गया रीड राइट। बट मोस्टली 90% जो डेटा होता है वो रीड ओनली होता है, रीड राइट नहीं होता। रीड ओनली डेटा सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज यूज करते हो उधर हर जगह पे रीड ओनली डेटा ही होता है, रीड राइट डेटा बहुत ही कम होता है। तो रीड राइट पे हर कंपनी पता है कैसे करके काम करती है, हर कंपनी ऐसे करके काम करती है। वो ये उनके क्या हो जाएंगे, अगर ये उनके पास 4 हैं तो ये सारा जो हो जाएगा वो रीड हो जाएगा, और एक उनका हो जाएगा रीड राइट का। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, जितने भी रीड राइट ऑपरेशंस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जितने भी रीड ऑपरेशंस होंगे वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर चलेंगे। तो इससे क्या होगा, रीड ऑपरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। बट अगर एक ही सर्वर उसका रीड एंड राइट दोनों चीजें कर रहा होगा तो ये स्लो हो जाएगा।
तो उसमें ये डेटाबेस के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं ताकि आपके रीड ओनली सर्वर्स अलग रहे, रीड राइट सर्वर आपके अलग रहे। और जो आप अभी बोल रहे हो उसको अगर आप ध्यान से एक बार देखना अजूर में, फिर से उस ऑप्शन को समझोगे तो आपको समझ में आएगा वो या तो डेटाबेस का है या तो वो एक्सेस लेवल का है। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो क्वेश्चन। ओके, तो अभी हाँ 11:20 हो गए हैं, ठीक है। क्लास को हमें यहीं रोकना पड़ेगा, 1 घंटा हो चुका है और मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी। ओके, अभी AWS में दोनों के अकाउंट क्रिएटेड है, मतलब एक का तो क्रिएटेड है राइट, आपका तो क्रिएटेड है ना उत्तम? हाँ बना है, हमारा दोनों का ही बना है। दोनों का ही बना हुआ है ना, तो बहुत ही बढ़िया। तो अकाउंट हम लोगों को क्रिएट नहीं करना, क्योंकि कल हम लोग मशीन क्रिएशन वगैरह इन सब चीजों पे आएंगे, तो उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा। गुड, तो ठीक है। क्लास एंड करने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी। और मुझे यार ईमेल आईडी दे ही दो, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ शेयर नहीं किया था। क्या क्या है मुझे दोनों वो उस पे देना, चैट पे एक बारी फटाफट। दे रहा हूँ। ठीक है, चलो एक की भी ठीक ही है, मैं इस पे मेल कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, हम लोगों के पास वैसे ऑप्शन वो भी है कि वैसे कुछ मतलब कुछ ये इतना तो है नहीं कि जिसके लिए आप लोगों को अभी जो है कुछ पढ़ना वगैरह पड़ेगा। तो हम लोग अगर शाम का कोई टाइम है तो उसमें क्लास कर सकते हैं, बताओ 5, 6, 7 कोई सा भी अगर टाइम है तो हम लोग क्लास कर सकते हैं। मेरा कैलेंडर तो आज का फ्री है। मेरे पास भी टाइम है आज तो, और मतलब आज कोई ऐसे मीटिंग तो अभी नहीं चल रही है। सब नहीं, छुट्टी मेरा पे है। बिजी होता है आजकल शाम को, क्योंकि मैं अकेली हूँ अपनी टीम में अभी। 4 से 5 कर सकते हैं दोपहर में, मतलब। मैं नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। नहीं कर सकते? हाँ, ओके क्योंकि ओके मैं ओके ओके। अकेली हूँ भी टीम में अपनी। नहीं तो वो लॉग इन करके ही तो बैठते हैं, कुछ काम आएगा तो फिर नहीं, एकदम उस पर हाँ चले। काम है, काम चल रहा काम है। है, काम हाँ चलता है। ओके हाँ। ओके ओके ओके। हमें थोड़ा सा टाइम आजकल में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये दिन है, इनको प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, क्योंकि बहुत लंबा है हमारा सफर। तो कल हम लोग अगर करें तो कल सुबह 9 बजे मिले, ताकि हम लोग उसको 11, 11:30 तक एक्सटेंड करें, 2 घंटे की क्लास। ये हम लोग कर सकते हैं कल? 9 बजे। हाँ 9 बजे हाँ ऑनलाइन ही ठीक है। तो है ना? ऑनलाइन में तो कर सकते हैं 9 बजे। तो ठीक है, कल थर्सडे है ना? नहीं कल आज फ्राइडे थर्सडे हो है। गया। कल फ्राइडे फ्राइडे है। 9 है। हाँ 9 AM कल आप लोगों की क्लास है, 9 AM सेम लिंक सेम सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग। हम्म, ओके। ठीक है। चलो ओके ओके, बाय 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 बाय। बाय।